ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लोग जो शुरू करेंगे वो कहाँ से, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। So dual nature of matter, say dual means as its name is suggesting it is related to two, ठीक है, दो चीजें, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ व्हाट, मैटर, ठीक है, मैटर का डुअल नेचर। अब डुअल में वो कौन कौन से हैं, एक तो जब हम मैटर की बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा, दूसरा वेव नेचर, ठीक है। सो डुअल मीन्स particle nature and second one is wave nature। जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, मास होगा, ठीक है, मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगी, ये सारे टर्म्स होने चाहिए। जब हम पार्टिकल नेचर के टर्म्स में किसी भी चीज़ को समझेंगे तो हमारे पास हम किन किन टर्म्स में बात करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है जब हम लिखेंगे इंग्लिश में तो हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स ABCD, ठीक है, इन्हीं में लिखेंगे ना। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ABCD के अलावा हम और किसी चीज़ में लिखें और वो इंग्लिश का कम्युनिकेशन हो, नहीं होगा, ठीक है। अगर हमको हिंदी में कम्युनिकेट करना है, हिंदी में लिखना है, तो हमको वो छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सारे जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम जो है पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना, हम किस टर्म्स में बात करेंगे, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। और जब वेव नेचर की फील्ड में आएंगे तब हमारे पास क्या टर्म्स होंगे जिनमें हमको बात करनी है, इसी सिस्टम को हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। सो डुअल नेचर का मतलब ये है कि जब बेसिकली एक्चुअली ये शुरू कहाँ से हुआ था कि ये आई मीन जो आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो क्या है, E इक्वल टू mc², where this E is the total energy, m is the mass of the particle and c is the velocity with which that particle is moving. Because we are talking about radiation, so we are taking this velocity as velocity of light. So E इक्वल टू mc²। तो यहाँ से ये जो है ये कंसेप्ट आया कि अगर एनर्जी जो है रेडिएशन के इक्वल मीन्स जो रेडिएशन है अगर वो मैटर की तरह बिहेव कर रहा है तो मैटर भी जो है रेडिएशन की तरीके बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज़ को लेते हुए एक फिजिसिस्ट थे मतलब डी ब्रॉय, ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा। इसमें नोट करना है तो नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर इसके आगे भी लिख लेना जो चीज़ हम लोगों ने भी समझी है कि पार्टिकल का मीन्स मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है। और जब वेव नेचर की बात करें तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बाय द वे वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ कोई बताएगा क्या होती है? देखो जब भी हम वेवलेंथ की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है कहीं पर, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे हो रहा तभी वेव है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेव का मतलब है कि कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ में जो साइन फंक्शन होता है उसके हिसाब से मतलब चेंज हो रही है, ठीक है,
ठीक है। वेव का मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएट है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चल रहा है, स्ट्रेट ही चल रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ कोई प्रॉपर्टी है कि जो टाइम के साथ में साइनोसोइडल फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी क्या हो रही, पहले वो जो है ज़ीरो है, फिर वो बढ़ना शुरू होती है, फिर बढ़ करके एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर कम होना शुरू होती है, फिर से ज़ीरो हुई, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक मैक्सिमम आया, फिर से वहाँ से घटना शुरू हुई, मतलब बढ़ना शुरू हुई और फिर से ज़ीरो पे आ गई। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, साइनोसॉइडल फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, सो वेवलेंथ क्या चीज़ है, जब भी किसी जो है मीडियम में कोई डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, सो जो भी हम जिस भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी एक उसकी एक सब मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर मैक्सिमम से एक मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और अगेन फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएंगे। तो एक बार मैक्सिमम वैल्यू कब आई और दूसरी बार मैक्सिमम वैल्यू कब आई, तो इतने में जो है कुछ समय लगेगा। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है पहले मैक्सिमम थी, फिर मिनिमम हुई, फिर से मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लगेगा ना। तो इतने समय में जो डिस्टरबेंस है वो उस मीडियम में कितना आगे प्रोपेगेट कर गया। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर की जो लेयर्स हैं सक्सेसिव, उनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो एयर की जो लेयर्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं, फिर रेयरफेक्ट मतलब दूर हो रही हैं, पहले पास हो रही फिर दूर हो रही। तो इस तरीके से करके एक दूसरी लेयर को जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो करके और वो आपके कान तक जा करके उसी फ्रीक्वेंसी से जो है वो आपके कान का जो ईयर ड्रम है उसको कंप्रेस एंड रेयरफेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपको वो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो वेवलेंथ क्या हो गया कि कोई भी एक मैक्सिमा से लेकर के जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगेन मैक्सिमम वैल्यू तक आने में जो समय लगा, इतने समय में ये जो भी डिस्टर्बेंस है ये मीडियम में कितना प्रोपोगेट किया, दैट डिस्टेंस इज वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आया वेवलेंथ क्या होती है। एक और मिसकंसेप्शन हो जाता है कि वेवलेंथ जो जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, वो वेवलेंथ हमारी चेंज हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, या इसका उल्टा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ नहीं चेंज होती है। क्या है बताओ, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्यों? कोई रीजन बताएगा भाई, मतलब क्या रीजन है कि ऐसे, मतलब ऐसा होता है, ऐसे रट लिया गया है। फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट रहती है और वेवलेंथ ही चेंज होती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो अब वेव जो है उस मीडियम की जो भी उसकी, सपोज कर लो कि हम डेंसिटी की बात करें। ठीक है, अगर ज़्यादा डेंस है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेस डेंस है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सोर्स की प्रॉपर्टी है कि सोर्स में कैसे जो है वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो वो फ्रीक्वेंसी सोर्स में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, मीडियम चेंज होगा तो वो वेव का प्रोपोगेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो हम लोग बैक इस पे आ जाते हैं। तो पार्टिकल नेचर के लिए नोट कर लिया, वेव नेचर आगे ये नोट कर लिया। तो यहाँ से जो है ये जो E=mc² था, इसे ये क्या लिखा है, दिस इज, इसको क्या पढ़ेंगे, डी ब्रॉय। ठीक है, तो ये डी ब्रॉय इसको पढ़ते हैं, ना कि डी ब्रॉगली। ठीक है, ब्रॉगली नहीं है। ठीक है, दिस इज डी ब्रॉय। सो जो डी ब्रॉय थे इन्होंने जो है 1924 में एक हाइपोथेसिस दी कि जो मैटर है इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव। ठीक है, और वेव है उसके साथ में एक वेवलेंथ होगी, और वो कितनी होगी इसके लिए जो है ये रिलेशन है, दैट लैम्डा =h/p। और ये बहुत आसान है, इसका ये कैसे आता है, इसको हम एक लाइन में यहाँ कर सकते हैं, E
mc² एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h न्यू। अगर वेव फॉर्म में है सो फोटॉन्स की जो वेव पैकेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, एक फोटोन का h न्यू। ठीक है, इसको हम h c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। सो mc² इक्वल टू hc बाई लैम्डा। सो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, h अपॉन mc। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ ये फोटोन की बात कर रहे हैं ना, h न्यू फोटोन की बात कर रहे हैं, तो अगर फोटोन के लिए ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो फोटोन की वेलोसिटी c है, तो ऐसे कोई भी मटेरियल पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसके साथ भी जो डे ब्राग वेवलेंथ होगी इट विल बी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो मैटर है इट बिहेव्स एज अ रेडिएशन और उसकी जो वेवलेंथ है इट इज गिवन बाय दिस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया? डन। तो जो प्रॉब्लम्स हमको मिलती हैं इस यहाँ इतने तक जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, इस पे वे जो प्रॉब्लम आती हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगी। जैसे लैम्डा हमको मालूम है दैट द वेव, यस क्या चीज़ बता रहा हूँ उस पर। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, हमने क्या लिया, h अपॉन एम वी। यहाँ पर h क्या चीज़ है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, m जिस पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, ये उसका मास होगा और उसके साथ में एसोसिएटेड वेवलेंथ ये है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। क्या चीज, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, पिछले वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। ठीक, सो अब यहाँ तक जो अभी तक हम लोगों ने किया है, इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये होगा कि हमको जो mv जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम का सोर्स क्या है। ठीक है, मोमेंटम का मतलब है कुछ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, उसी एनर्जी से जो है यहाँ पर, अब वो एनर्जी का सोर्स थर्मल एनर्जी भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी हो सकती है, मतलब पार्टिकल को हम कोई पोटेंशियल लगा करके एक्सीलरेट करें, उससे काइनेटिक एनर्जी आएगी और उस एनर्जी की वजह से मोमेंटम होगा। ठीक है, या थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका सोर्स क्या है, उसके हिसाब से इसके जो है लैम्डा के हम 2-3 फॉर्म और लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे अगर जो सोर्स है हमारा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इफ इट इज ड्यू टू द थर्मल एनर्जी और पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 1 डायमेंशन में जो थर्मल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू हाफ kT। ठीक है, वेयर दिस k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो 3 डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक कि किसी कंटेनर में कोई गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, तो मूव करेंगे तो इट मीन्स उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी का सोर्स क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT, वेयर दिस k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, सो एक हम इस रिलेशन को यूज करते हुए जो mv की वैल्यू है ये उस लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे
तो वहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से m और v की हमको वैल्यू चाहिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 3m k t। सो m v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3m k t। सो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगी इट विल बी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m k t। तो अगर हमें कहीं टेम्परेचर दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उससे एसोसिएटेड जो है वेवलेंथ क्या होगी, ठीक, तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिया कि काइनेटिक एनर्जी का जो कॉस्ट था वो क्या था, थर्मल एनर्जी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उसको कुछ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके एक्सीलरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो काइनेटिक एनर्जी है ये कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, ठीक है। सो इसका हम दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, मीन्स दिस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू q इंटू v, वेयर q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल and v is applied potential difference। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ से भी हम mv की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। वो क्या आ जाएगी, अगेन m से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। सो अगेन फिर से हमको mv की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, बोथ साइड m से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m qv, ठीक है। सो m स्क्वायर v स्क्वायर, ये सर क्या था, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर इट इज m q v। सो mv इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m q v, ठीक है। कैपिटल V मीन्स अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो वेवलेंथ आ जाएगी इट विल बी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q v। इन तीनों में से जो है ये जो तीनों रिलेशन लिखे हम लोगों ने, इन पे बेस्ड एक आधे क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं, ठीक है, या ये कहीं पर जो है यूज हो रहे होंगे, ठीक, ये मिलता है लगभग। तो ये तो 3 फॉर्म हो गए इसके, ठीक है। अब इन पे बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग। सो ये जो डेविसन इसको ये जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस थी कि इसके साथ में वेवलेंथ
किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू ये h/p है। इसको जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया, ठीक है। और वो जिस एक्सपेरिमेंट का रोल है यहाँ पर, इट इज़ डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके भी पहले कुछ एक आधे टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक तो हमारा हो गया ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ मालूम क्या है? 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ब्रैग्स लॉ क्या है देखो। जैसे अगर कहीं पर जो है ये इस तरीके की इंटर एटॉमिक लेयर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? अलग अलग इंटर एटॉमिक लेयर्स हैं, ठीक। सो कोई एक इंसिडेंट रे है ऐसे, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और एक कोई दूसरी इसी की पैरेलल एक और रे आ रही है, और ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये दूसरी लेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो जो इसको हम नाम इसका लिख लेते हैं रे 1, और ये है रे 2, ठीक है। ये है क्या? दीज आर इंटर एटॉमिक लेयर्स, ठीक है। अलग अलग ये लेयर्स हैं, ठीक। सो जो रे 1 है और रे 2, इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो क्या है? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस है कि जो इस रे और इस रे के बीच, मीन्स ये रे यहाँ से आकर के यहाँ तक आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई। तो इतनी डिस्टेंस जो है ये प्लस ये जो सेकंड रे है इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू रे 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है इसको निकाल लें हम लोग। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है, और लेट कर लेते हैं कि ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है ये d है, ठीक है। दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है सेपरेशन, इट इज d। सो ये डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये d है, तो ये क्या हो जाएगा? d साइन थीटा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ गई हमारी, दिस इज d साइन थीटा, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो d साइन थीटा, ठीक है। सो d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। जो रे 2 है इसका और रे 1 के बीच में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितनी है? 2d साइन थीटा। सो अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के ऑर्डर की हो, मीन्स अगर ये एक वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, दो वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तीन वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बोलो नहीं आ रही। नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लो ये इस तरीके से वेव थी, ठीक है। तो इसको मैं एक मिनट,
ये क्योंकि सेम वेव है तो दोनों का ये वेव पैटर्न क्या होगा, यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर जो है अब ये और ये भी यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये एक वेवलेंथ या दो वेवलेंथ के बराबर हो, तो जहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक में जो है ये एक वेवलेंथ कंप्लीट है और ये अगेन ये एक वेवलेंथ है, तो अब जहाँ से शुरू हो रहा है यहीं से भी शुरू होगा उस सेम फेज में। तो ये सेम फेज में होंगे, ठीक है। अगर ये जो फेज दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, अगर ये वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम फेज में यहाँ पर आगे प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि उस समय क्या होगा, इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। ये बात समझ में ही नहीं आई। सो इट मीन्स कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और यही जो है ये ब्रैग्स लॉ, ठीक है, वेयर दिस n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। पहले इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं, इसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिया। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक ग्रीटिंग अगर हम ले लें, ठीक है, सो एक कोई वाइट स्लिट है, ठीक है, एक कोई ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, उसके एक वहाँ पर एक मर्क्यूरी सोर्स है, उसमें कोई एक वाइट स्लिट हमको दिख रही है वर्टिकल, ठीक है। उसके सामने हमने क्या किया कि एक ग्रेटिंग लगा दी। अब जब ग्रेटिंग लगा देंगे तो इस ग्रेटिंग के जब हम इधर देखेंगे तो हमको जो है विबग्योर का पैटर्न दिखेगा, पहले वॉयलेट फिर इंडिगो, इस तरीके से पूरा जो है विबग्योर के, अगर मर्क्यूरी सोर्स है तो पूरे कलर दिखेंगे, ठीक है। ऐसे इधर भी आएंगे तो फिर से इधर भी हमको विबग्योर पूरा दिखेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम, और इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। इसके जब आगे जाएंगे तो एक यहाँ से फिर से हमको जो है बहुत फेडेड सा दिखेगा, जो विबग्योर का जो पूरे स्पेक्ट्रम है यहाँ फिर से दिखेगा, लेकिन वो बहुत ही फेडेड होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पहली बार ही जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है। तो ये ब्रैग्स लॉ समझ में आ गया। अब हम लोग जो है बात करते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। उसके लिए भी एक चीज और हमको पता होनी चाहिए, पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट क्या होता है कि जैसे ये हमारा जो है सपोज करो इंसिडेंट एनर्जी की डायरेक्शन है, ठीक है। हमने क्या किया कि इतने को जो हमने जो है ये जो 90 डिग्री पर है, कोई एक सरफेस है, इस पे नॉर्मल एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई। अब ये नॉर्मल है तो ये कितना 90 डिग्री हो गया। इसको हमने जो है क्या किया 10 20 30 40 50 60
70, 80, ओके, थोड़ा सा भी सेपरेशन बराबर नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे सेपरेशन क्या है, ये बराबर है, ठीक है। और हमने इसको जो है इस तरीके से जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक। तो ये यहाँ से आता है कि ये 10 डिग्री है, ये 20 है, और फाइनली ये लास्ट वाला हमारा ये 90 है, ठीक। तो हमने क्या किया, ये हमारे इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में हमने कोई एक डिटेक्टर लगाया, ठीक है। जैसे डिटेक्टर का मतलब है कि यहाँ से अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर हो रहे हैं हर डायरेक्शन में, तो इस 10 डिग्री पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। डिटेक्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, सिंपली एक मिलीमीटर है, ठीक है। जैसे फोटो सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसके करेस्पॉन्डिंग करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो जहाँ पर करंट मैक्सिमम मिलने लगे, इट मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। वो डिटेक्टर, तो हमने एक डिटेक्टर यहाँ पर लगाया। अब जो भी करंट की वैल्यू आ रही है, हमने क्या किया, इस 10 डिग्री वाली लाइन पे हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक। फिर ऐसे 20 डिग्री पे हमने इसको डिटेक्टर को लगाया, और इस पे हमने देखा जो भी करंट आ रही है वहाँ पर मार्क कर दिया। तो अलग अलग एंगल पर डिटेक्टर की अलग अलग पोजीशन पर क्या करंट है, ये जो लेंथ है इसकी, ये ओरिजिन से जो लेंथ आ रही है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी कम करंट होगी। ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्लॉट है हम लोग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में अभी इसको मीन्स यूज़ करने वाले हैं। यस, क्या चीज़, उससे हम लोग आ रहे हैं अभी, अब हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। उसके लिए दो चीज़ें थी, एक ब्रैग्स लॉ, दूसरा ये पोलर प्लॉट, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो क्या, इसको नोट कर लीजिए, ये पोलर प्लॉट जो है, नोट कर लिया। तो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, ये बेसिकली इससे जो है ये जो डिब्रा हाइपोथेसिस थी वो इससे मीन्स उसका एक्सपेरिमेंटल जो है इससे जस्टिफिकेशन उसको मिल गया, ठीक है। वो एक्चुअल में डेविसन जर्मर जो है ऐसा नहीं था कि वो डिब्रा हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सिंपली एक निकिल का एक उनके पास टारगेट था, मतलब निकिल का ये, इसके ऊपर जो है वो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट, हाई इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन्स इस पे जो है इसको एज ए टारगेट यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन की बीम इस पे इंसिडेंट कर रहे थे, और अलग अलग डायरेक्शन में जो है क्या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अलग अलग जगह पे कितने आ रहे हैं, ये चीज़ पता कर रहे थे, ठीक है। तो उनको वो डिब्रा हाइपोथेसिस को वो इस्टेब्लिश करने के मूड में नहीं थे, ना ही वो ऐसा कुछ था, ठीक है। जो डिब्रा हाइपोथेसिस थी, जो हाइपोथेसिस थी ये 1924 में मिस प्रपोज की गई थी, और 1927 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और जब ये और इससे जो है डिब्रा हाइपोथेसिस जो थी वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई थी,
और उसके 2 साल के बाद में 1929 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, डी ब्रॉय को, ठीक है, शायद सबसे कम उम्र में और सबसे जल्दी मिलने वाला नोबेल प्राइज़ इन्हीं का ही होगा, ठीक है। कि इन्होंने पीएचडी थीसिस के उसमें जो है अपना इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी और पीएचडी थीसिस शायद डिग्री भी नहीं अवार्ड हुई होगी और उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिल गया था। तो ये एक जो है यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर होगी, इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ये आप लोगों ने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा होगा, सीआरटी पढ़ा, नहीं पढ़ा है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन, क्या होता है? एक हमारे पास जो फिलामेंट है, इसको हमने क्या किया है कि इस तरीके से इसको जो है फिलामेंट को हीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर में जो है एक यहाँ पर एक इस तरीके का हमारे पास, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हीट होंगे वो क्या होंगे, इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये तो पूरी प्लेट पे आकर के कहीं भी आ जाएंगे। तो क्या करते हैं कि इसके बीच में एक जो है एक सर्कुलर एक ग्रिड होती है, ठीक है। ये ग्रिड क्या है, ग्रिड कैसी है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हीट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे कैथोड से पहले इमर्ज हुए, ठीक। और बिकॉज ये जो सर्कुलर इसके बाहर जो प्लेट है ये कैसी है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, जो ग्रिड जो सर्कुलर, ये जो हमारा जो सर्कुलर ये जो सिलेंडर है इसके सेंटर पे इसके एक्सिस की तरफ क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम के फॉर्म में बन गए। अब यहाँ पर जो है बाहर में अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो ये बीम क्या होगी, बाहर को अट्रैक्ट होगी और ये इस तरीके से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हमको मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, ठीक। तो इस तरीके के एक इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस निकल टारगेट पर आ रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हमारा हो गया डिटेक्टर। ठीक, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये जो ये जो हमारा निकिल जो टारगेट है इसके अंदर भी कई सारे जो है प्लेन्स होंगे, एटॉमिक प्लेन कई सारे होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि प्लेन जो है जैसे सरफेस है इसी के पैरेलल हो, वो प्लेन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट ओरिएंटेशन है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में प्लेन हो सकते हैं। तो जिस प्लेन्स पर जो है वो इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही होगी वहाँ पर हमको जो है ये मीन्स मैक्सिमम करंट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इन्होंने जो है कई सारे 44 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट तक जो है एक्सीलरेटिंग वोल्टेज लगाते हुए और करंट मेज़र करी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इनको जो है जो डायग्राम्स है वो मिले। फोर्टी 44 वोल्ट से शुरू होकर के और ये जो है 68 वोल्ट तक अलग अलग वोल्टेज पर, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर इन्होंने ये प्लॉट बनाए, ठीक है। सो और अलग अलग जो है एंगल्स पर ये देखा। तो फाइनली जो यहाँ पर बीच में 54 वोल्ट पर 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर हमको जो है वो एक
इस तरीके के बहुत मैक्सिमम जो है एक बम टाइप का यहाँ पर मिला, ठीक है। तो पहले इसको अच्छा बना लो, फिर आगे बताते हैं। तो वो जो 50 डिग्री है वो कहाँ पर हुआ, वो ये एंगल है, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट इसकी डायरेक्शन है और ये 50 डिग्री का यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये है 50 डिग्री इसके बीच का, ठीक है। सो सपोज कर लेते हैं कोई ये इस तरीके का प्लेन होगा, ठीक है। सो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो हम लोग को जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। इस प्लेन को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ये। सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो थीटा प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 180। थीटा प्लस 50 इक्वल टू 180। अभी अच्छा ओके, थोड़ी देर के लिए हम इसको 50 पे तो हमको एक पीक मिला था, हम इसको लेट कर लेते हैं इट इज फाई एंगल, ठीक है। इन जनरल ये वैल्यू जो है फाई है, ठीक है। लेट इट बी फाई। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर जो मैक्सिमम हमको जो पीक मिलता है उस पर इसकी वैल्यू हम 50 ही पुट करेंगे वहाँ पर। सो इट इज फाई। सो यहाँ से जो है 2 थीटा प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। So theta equal to 180 by 2 minus 2 theta which is 90 minus theta, ठीक है। 90 minus 5, yes, see 5, so this theta is 90 minus 5 by 2, ठीक है। सो दिस थीटा इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। दिस इज ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल थीटा, थीटा इज ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। और ये फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर, ठीक है। सो जिस एंगल पे हमको मैक्सिमम जो करंट मिल रही थी, मैक्सिमम पीक मिला था, वो एंगल कितना था, 50 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हम अगर जो है ब्रैग्स लॉ लगाते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। सो वहाँ से देखते हैं कि जो है लैम्डा की वैल्यू जो है क्या आती है। इसको नोट कर लीजिए, पहले कर लिए, नोट कर लो। नोट कर लिया। सो फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, n lambda equal to 2d sin theta. We are talking about, we are considering first order diffraction. So n equal to 1 and d is the interplanar separation between the निकिल एटम्स, ठीक है। सो निकिल के जो इंटरप्लानर स्पेसिंग होती है इट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो दिस d इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ये d की वैल्यू और थीटा हमको थीटा इज 90 माइनस 5 बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उस दूसरी ले लेंगे।
हाँ, डी इज 0.91, ठीक है, इंटरप्लानर स्पेसिंग। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको जो है लैम्डा निकालना है, डी मालूम है, और थीटा, थीटा क्या है, इट इज 90 माइनस 5/2 एंड दैट 5 इज 50 डिग्री। ठीक है। सो लैम्डा इज 2, 0.91 साइन 90 माइनस 50/2। तो ये सारा 90 माइनस 50/2 मीन्स 90 माइनस 25, तो कितना आ गया 65। ठीक है, साइन 65। तो ट्वाइस ऑफ 0.91 साइन 65। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 162 नैनोमीटर। जो डी की वैल्यू है ये क्या आएगी, 162 नैनोमीटर। तो ये तो आया किससे, जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, उससे, ब्रैग्स लॉ से। अब यही चीज जो है हमको किससे निकालनी है, जो डी ब्रॉय ने जो वेवलेंथ प्रपोज की थी, लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है। अब सेम लैम्डा हम उससे भी निकालते हैं, h अपॉन, अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की। ठीक है। सो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के लिए जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, ये h अपॉन √2m q इंटू v। ठीक है, √2m q इंटू v। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज और वोल्टेज क्या लेंगे, 54 वोल्ट, क्योंकि 54 वोल्ट पर हमको जो है ये 54 वोल्ट पर ये पीक वैल्यू मिली थी यहां पर। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो यहां से भी लगभग जो है 163 नैनोमीटर के बराबर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है। तो दोनों से जो है जो वेवलेंथ है वो सेम आ रही है, और इसी से ही जो है जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस थी वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करी गई। ठीक है। ये समझ में आ गया ना, यहाँ पर क्या क्या लेना, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल विच इज 54 वोल्ट। सो ये था हमारा क्या, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से जो है एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। ग्लांसिंग एंगल दिया होगा और ये जो ब्रैग्स लॉ लगाने के लिए आता है वहाँ पर। ठीक है। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये हमको लगाना होगा वहाँ पर। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अब इस पे बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। नोट कर लिया है।
तो एक क्वेश्चन है, नोट करिए। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ में हमको डिब्रॉय वेवलेंथ बतानी है, ठीक है, और एक बॉल के साथ में। तो इससे हम लोग कुछ जो है कंक्लूड भी करेंगे। तो क्या रिलेशन यूज करना है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी दे दी गई है 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली बॉल के लिए 150 ग्राम की बॉल है विच इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों के लिए जरा डिब्रॉय वेवलेंथ निकालो, देखो क्या आ रहा है। एंड आपके पास जो टाइम है वो केवल 3 मिनट का है। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन के साथ में 0.1। आगे आगे भी कुछ और निकालो, देखो 1-2 डिजिट और। जीरो 0.1 ठीक है, 13 आएगा। हाँ, 0.135 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और बॉल के लिए क्या आएगा देखो, एक मिनट और है बस।
हाँ ठीक, करेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिब्रा वेवलेंथ आ गई h/mv, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे 6.62 10⁻⁻34 9.1 × 10⁻31 5.4 × 10⁻+6। तो ये आ रहा हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिब्रा वेवलेंथ है, इट इज़ 0.135 नैनोमीटर। और जो बॉल के लिए निकाला है, इट इज़ अगेन h/mv 6.62 10⁻34 अपॉन मास ऑफ द बॉल इज 150 ग्राम, सो इट इज़ 10⁻³ किलोग्राम हो गया अभी। एंड वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो आ रहा है, इट इज़ 1.47 10⁻34 मीटर। ठीक है। सो इससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है इन दोनों रिजल्ट से। एटॉमिक डायमेंशन क्या होती है? (10⁻10) या 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। ठीक है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम या 10 नैनोमीटर। ठीक है। और बॉल की डायमेंशन क्या होगी? एक 150 ग्राम की बॉल है, मान लेते 2 सेंटीमीटर तो हो गए कम से कम, लगभग इतनी बड़ी तो बॉल होनी चाहिए, और छोटी भी ले लें। ठीक है, बहुत छोटी भी हो गई, 1 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं अगर हम, तब भी जो इसके साथ में जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसका ऑर्डर क्या है? 10⁻34। ठीक है। अगर इसके सेंटर से हम ये 10⁻34 मेज़र करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे सेंटर से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो रहा है, ये जो इसका जो मीन्स अगर इसका 10 टाइम्स हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी बॉल की डायमेंशन के अंदर ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के केस में अगर इसकी वेवलेंथ अगर इसका 10 गुना या 20 गुना हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो वेवलेंथ है मैटर वेव्स की, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक रीजन में ही जो है ऑब्जर्वेबल है, और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये ऑल्दो इट इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करिए जरा, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। $100 volt. Find the Debra wavelength associated with an electron which is accelerated by a potential of 100 volt. तो इसमें एक हमने जो है पोटेंशियल टर्म्स में एक रिलेशन बनाया था। ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे।
कितना आया? इलेक्ट्रॉन के केस में मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। एच अपॉन ये है ना रिलेशन हमारे पास। इलेक्ट्रॉन के केस में जो है अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर लें, एच हमें मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, ये सारी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर लें इसमें, तो स्पेशली केवल इलेक्ट्रॉन के केस में जो आ जाएगा 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, और ये किस में आएगा आंसर? नैनोमीटर्स में, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन ना करते हुए, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, हाँ 0.123 नैनोमीटर, ठीक है, ये आएगा। जीरो पॉइंट 123 नैनोमीटर, ठीक है, आ रहा है। नेक्स्ट एक, ये सभी को समझ में आ गया? हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है, ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल जो है उसी तरीके से मालूम होना चाहिए जैसे हमको अपना नाम मालूम होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको एकदम मालूम होनी चाहिए हर समय। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। कितना आया? 0.33, यस, 3.313 इंटू 10⁻24, 3.313 माइनस 24, एंड मोमेंटम है सो इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ रहा है? क्या है सभी का? ठीक है, यही जो de Broglie हाइपोथेसिस है ये लगाना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा यहाँ पर मालूम है, पी निकालना है।
नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का 3 गुनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ है उसका रेशियो हमको मालूम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ है और पार्टिकल का उसका रेशियो गिवन है, तो अब हमको उस पार्टिकल का मास डिटेक्ट करना है यहाँ से। So only 3 minutes मैक्सिमम। क्या करेंगे, दोनों का डी ब्रॉग्ली फार्मूला जो होता है, ठीक है, वैल्यूज मत पुट करना, पहले दोनों का डी ब्रॉग्ली जो रिलेशन है वो लिखो, ठीक है, पार्टिकल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर देखो क्या क्या रेशियो दिया गया है उसको पुट करो। क्या है, कितना? नहीं गलत है, नहीं गलत है, ये भी गलत है। और किसी का निकला कुछ? यस, परफेक्ट। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस पार्टिकल में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कैसे करना है, देखो लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन का इट इज h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा जो पार्टिकल का है इट इज h अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। हमको दोनों की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है ना, ठीक है। और किसका दिया गया है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ मीन्स रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले पार्टिकल का है फिर इलेक्ट्रॉन का है। सो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई
एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो लैम्डा ई, ओके, सो एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी, इसका तो रेशियो हमको दिया गया है, ठीक है, 1.813 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पार्टिकल है ये इससे इसका कितने टाइम्स फास्ट मूव कर रहा है, 3 गुना, मतलब वी पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी ई, एम ई अपॉन एम पी एंड दिस इज वी ई अपॉन 3 वी ई, तो ये वी ई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या बचा हमारे पास, और लैम्डा पी बाई लैम्डा ई की वैल्यू क्या है, 1.813 10⁻⁴ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई 3, तो यहाँ से जो है मास ऑफ प्रोटॉन हमारा आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 3 इंटू 1.813 10⁻⁴, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, सो 1.675 10⁻27 किलोग्राम ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने आज जो भी किया, इसमें कोई डाउट उसको पूछ लो पहले। सो ब्रैग्स लॉ क्या है, हम लोग को 2-3 चीजें जो मेजर जो है, ब्रैग्स लॉ क्या है, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक, वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ठीक है। d क्या चीज है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ब्रैग्स लॉ, ठीक है। और एक हम लोगों ने और जो है ग्लैंसिंग एंगल एक टर्म यूज किया आज, ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, हाँ ये फॉर्मूला हो गया, थीटा दैट ग्लैंसिंग एंगल इज 90 - π/2 वेयर दिस φ इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड स्कैटर्ड रे, ठीक है, या पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर, ठीक है। और अच्छा, और कोई चीज जो आप लोग को नहीं समझ में आई उसको पूछ लीजिए। जो डिब्रॉय वेवलेंथ निकालते हैं उसके 3 फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई थर्मल एनर्जी से अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सो वहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, हाफ mv² इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √3m kT, ठीक है। और अगर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी का रीजन अगर उसको किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो वहाँ पर जो है क्या लेंगे, हाफ mv² इक्वल टू q इंटू v, कैपिटल V, q मीन्स चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल एंड कैपिटल V मीन्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो फॉर्मूला क्या वहाँ पर बनता है, डिब्रॉय वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m q एंड v, v मीन्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। और बाकी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। सो और कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो उसको पूछ लो। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है।